वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह ओपन चैलेंज सीरीज रोज तो हम लोग कर ही रहे थे। 32 बिहार के क्वेश्चन, कैंडिडेट ने आंसर क्या लिखा है, क्या सही क्या गलत, और उसका आइडियल आंसर क्या होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स कि जब आप मेंस लिखते हैं तो कॉपी में स्पेस फिक्स होता है, आपको उतने ही स्पेस में अपना कंटेंट लिखना है। और मेंस का पेपर 3 घंटे का होता है, तो स्पेस और टाइम दोनों ही लिमिटेड होता है। तो मेंस में आप जो चाहे सब नहीं लिख सकते, टाइम और स्पेस फैक्टर बहुत ही मैटेरियल होता। तो आज उन चीज़ों से अलग हम लोग एक दूसरा वीडियो ओपन चैलेंज का, अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो यह ओपन चैलेंज के क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से पीटी, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। इन्हें खासकर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर होती जाए। अब वो जमाने नहीं रहे कि सीधे साधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा। यह कल के वीडियो का वीडियो पार्ट 5 का क्वेश्चन है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके यह वीडियो जरूर देखिएगा, इन सीरीज के सारे वीडियोज को, लेकिन खासकर कल का यह वीडियो जरूर देखिएगा। मैं यह क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ कि जो पूछा गया है, distinguish between res judicata and estoppel, how far res judicata can be applicable on foreign judgment। तो यह जो मैं थोड़ा इसको मार्क करके, और कल हमने इसका आंसर भी दिया है आपको, एक आइडियल आंसर। अब कुछ बच्चे लोग बहुत ज़्यादा नंबर हमें दे दिए हैं, लेकिन मैंने वीडियो में कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं कि यही बेहतरीन आंसर हो, इससे भी बेहतर लिखा जा सकता। तो आप में से बहुत सारे बच्चे लोगों के, मेरे पास एक बच्चे ने कमेंट भी किया कि सर आप मजाक उड़ाते हैं, इससे परफेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, यह सबसे बेहतरीन आंसर है, इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि कानून एक अथाह महासागर है। आज की डेट में जो चीज़ें अच्छी हैं, हो सकता है कल को उतनी अच्छी ना हो। अब आज की डेट में जो आंसर है, हो सकता है कल को इससे भी बेहतर आंसर हो जाए। तो इसलिए आप यह सोच के चलिए कि आप एक ऐसे अथाह महासागर में हैं जहां ओनली स्काई इज द लिमिट। तो मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कल के आंसर से बेहतर आंसर क्या होगा। अब जैसे यह क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। आपका कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रेज जुडिकाटा एंड एस्टॉपेल, तो रेज जुडिकाटा भी पूछ दिया, एस्टॉपेल भी, उन दोनों में क्या अंतर है वो भी पूछ दिया। और फिर पूछ रहा है कि हाउ फार रेज जुडिकाटा कैन बी एप्लीकेबल ऑन फॉरेन जजमेंट। तो एक ही क्वेश्चन में, 15 नंबर के क्वेश्चन में उसने रेज जुडिकाटा, एस्टॉपेल और फॉरेन जजमेंट, मतलब तीन महारथी मैं थोड़ा मजाकिया लहजे में बोल रहा हूं कि तीन महारथी रेज जुडिकाटा, एस्टॉपेल और फॉरेन जजमेंट को एक साथ लगा के पूछ दिया गया। और मैं आपको हमेशा बार बार यही कहता कि आप 2 से 3 बार जरूर क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि इसमें पूछा गया कि हाउ फार, आप देखिए लैंग्वेज देखिए, हाउ फार रेज जुडिकाटा कैन बी एप्लीकेबल ऑन फॉरेन जजमेंट। तो हमने, स्टूडेंट ने जो इसका आंसर लिखा वो तो दिखाया है, उस पर भी चर्चा किया, और हमने एक आपको कल के वीडियो में एक ऐसा आंसर जो कि स्पेस और समय को देखते हुए कि आप लिख सके आराम से, तो यह आंसर दिया था। और इसी आंसर में और इन्हीं चीज़ों से संबंधित हमने आज का थोड़ा ओपन चैलेंज और पूछ दिया। अब क्वेश्चन मैं ओपन चैलेंज का पढ़ रहा हूँ। अगर आप ओपन चैलेंज सीरीज को लगातार करते हैं तो आपकी तैयारी अपने आप बेहतरीन होती जाएगी।
ओपन चैलेंज को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तैयारी हो सकती है। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कानून को बेहतरीन तरीके से सीखने समझने का मौका आपको मिलेगा। तो यह ओपन चैलेंज सीरीज यह एक मल्टीपर्पज सीरीज है। मतलब हमारी ख्वाहिश है कि कुछ ऐसा करें हम लोग बच्चों के लिए। अब देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे हर किसी का आप देखेंगे यूट्यूब वीडियो पे उछलते कूदते फुदकते हुए सर्कस करते हुए भी लोग मिल जाएंगे, आपको खुद को महाज्ञानी बताने वाले। आपको ऐसी ऐसी चीजें, अब वो आपको कहेंगे कि साइटेशन भी लिखना चाहिए। आप केस लॉ लिखें और साइटेशन भी लिखें। अब आप सोचिए, साइटेशन याद कर पाना इम्पॉसिबल है। आप कानून के छात्र हैं, आप खुद तय कीजिए। एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग, कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग पढ़ते वाइट। अगर कोई एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी है। क्यों? क्योंकि किसी से उम्मीद करना या करवाना इम्पॉसिबल चीजों के लिए तो अपने आप में समझदारी नहीं, बेवकूफी है। तो यह सारी चीजें से नो टू इम्पॉसिबल थिंग। तो यही चीजें आप कानून में पढ़ते हैं। कानून में हम कुछ दूसरा और नया नहीं पढ़ते। कितनी अच्छी पब्लिक पॉलिसी है कि डोंट फोर्स ए मैन फॉर समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, और इन्हीं चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। इन्हीं चीजों को, इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस देखेंगे। तो क्वेश्चन इज दिस कि अब ये महाशय जो उछल कूद मचाते हैं, सर्कस करते हैं यूट्यूब पर, मैं इसे ज्यादा उनको नहीं कुछ कहूंगा। ये जरूर आपको कहेंगे कि साइटेशन भी याद कीजिए, क्योंकि इनको खुद को बनाना है, इनका धंधा और प्रोपेगेंडा कुछ और है। तो मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कभी नहीं कहता, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप रट्टा मत मारिए, समझने का प्रयास कीजिए, समझ जाएंगे तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप जो रटेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा और उसका मुश्किल से 1/10 समय में आप समझ जाएंगे। बस आपको केवल समझना, वो कैसे समझेंगे उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह ओपन चैलेंज सीरीज खासकर डिजाइन किया गया है। यह हम लोग पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद आप कहाँ पे गलतियां करेंगे। बिकॉज मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक टीचर जो होता है वो एक एक्सरे मशीन की तरह होता है। मैं मतलब दिस इज माय पर्सनल व्यू, आई डू नॉट नो कि टीचर कैसा होता है या क्या होना चाहिए उसको, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि टीचर एक एक्सरे मशीन की तरह होता है। वो स्टूडेंट को देखते ही वो समझ जाता है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे क्या और किस तरह की गलतियां करेगा, और उन्हीं चीजों को हाईलाइट, उन्हीं चीजों को सेंटर्ड करते हुए हम लोग यह ओपन चैलेंज सीरीज क्लास टीचिंग के बाद बनाते हैं। पहले तो इसे डिटेल में पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं और इनके कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी देते हैं यूट्यूब के जरिए। हर क्वेश्चन का तो वीडियो बना के पॉसिबल नहीं हो पाता, क्लासेज में बताते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ओपन चैलेंज, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रे जुडिकाटा। तो आप देखिए, यह ओपन चैलेंज शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज आपको जरूर कहूंगा कि अगर आप एग्जामिनर के साइकोलॉजी, एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी आपके रणनीति पे डिपेंड करती है। अब आपको सामने वाले की साइकोलॉजी क्या है वो भी जानना जरूरी है। आप थोड़ी देर के लिए आप विचार कीजिए, अगर आप ही को एग्जामिनर बना दिया जाए, मान लीजिए कि 33 बिहार जे का मेंस होगा, पता नहीं कब होगा चर्चाएं तरह तरह के लोग उछल कूद मचा रहे हैं, खैर उधर में नहीं। आप मान लीजिए 33 बिहार जे
का मेंस का क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो एग्जामिनर क्या उठ के आएगा और जो मर्जी क्वेश्चन बना के चलता बनेगा कि वो देखेगा कि पिछले या क्या पूछा गया है, बाकी एग्जाम में क्या पूछा गया। तो आप उसमें देखेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, अब जैसे बिहार में, यूपी में, तो इन सबों का जो भी फ्रेमर है, क्वेश्चन सेटर है, वो उन चीज़ों को देखता। आप देखेंगे कि क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होता। तो अब आपसे पूछ दिया गया रे जुडिकाटा एस्टॉपेल पूछ दिया गया, हो सकता है अगली बार आप एग्जाम दें तो रे जुडिकाटा और अस्ट्रिया डेसिसिस पूछ दें। हो सकता है उसके किसी और एग्जाम में रे जुडिकाटा और रूल ऑफ लॉ में क्या सिमिलरिटी है, वो सारी चीजें पूछ दे। तो इस मतलब मेन जो आजकल एग्जाम का पैटर्न और लेवल काफी कंसेप्चुअल हो गया है। तो जैसे हमने यह क्वेश्चन को कवर किया 3 महारथी को, रे जुडिकाटा नंबर 1, एस्टॉपेल नंबर 2 और नंबर 3 फॉरेन जजमेंट। तो इन्हीं चीजों से मिलता जुलता थोड़ा सा और दूसरे तरीके का क्वेश्चन बना दिया। तो क्वेश्चन इज दिस की प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप किसी चीज को समझ गए, उसका जितना रियाज होगा वो आपके लिए उतना ही बेहतरीन होगा। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे ओपन चैलेंज सीरीज के है। पूछा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रे जुडिकाटा, ऑप्शन ए कि इज इनएप्लीकेबल टू फॉरेन जजमेंट। तो कल तो हमने आपको बताया था कि फॉरेन जजमेंट में रे जुडिकाटा अप्लाई होता। ठीक है, आप समझ गए, फॉरेन जजमेंट में भी रे जुडिकाटा अप्लाई होता। तो कंस्ट्रक्टिव रे जुडिकाटा क्यों नहीं अप्लाई होगा? अगर रे जुडिकाटा अप्लाई होता तो कंस्ट्रक्टिव रे जुडिकाटा भी अप्लाई होना चाहिए। तो और हमने कल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का एक केस भी रेफर किया, और भी बहुत सारे केसेज हैं। दिस इज द फर्स्ट केस इन विच सुप्रीम कोर्ट कंसीडर्ड कि स्कोप ऑफ कंस्ट्रक्टिव रे जुडिकाटा इनटू ए फॉरेन जजमेंट। तो आप देखिए इसका जो हमने आंसर लिखा और जो केस लॉ जो हमने लिखा है, यह केस है आर विश्वनाथन वर्सेज रुकन उल मलिक सईद अब्दुल वजीद। कल के वीडियो में इस केस का हमने जिक्र किया है। आप कल के वीडियो का ही यह नोट है, एज इट इज वैसे ही है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, आगे अगर आप केस को पढ़ेंगे, कि द रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ फॉरेन जजमेंट अप्लाइड ओनली टू द मैटर डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन। तो यह डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन क्या है? तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 13 को एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा है। सेक्शन 13 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। When foreign judgment not conclusive, a foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between parties. तो what is directly adjudicated upon between the same parties or parties? तो आप देखेंगे कंस्ट्रक्टिव रे जुडिकाटा जो एक्सप्लेनेशन 4 में दिया हुआ, ए मैटर आप पहले रे जुडिकाटा हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। तो मैटर इन इशू मस्ट बी directly and substantially in issue। तो यही चीज आपको समझना है कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू वो रे जुडिकाटा है। अब एक्सप्लेनेशन 4 कहता है कि द ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस, जो कंस्ट्रक्टिव रे जुडिकाटा जहां से निकलता है, द ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस which ought to have been taken
ought to have been taken in a former suit shall be matter directly and substantially in issue. तो एक्सप्लेनेशन 4 से आपका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का डेफिनेशन निकल के आता है। तो जो द ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस शुड हैव बीन टेकन, मतलब और टू हैव बीन टेकन लिखा हुआ लीगल लैंग्वेज में, तो समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि शुड हैव बीन टेकन। तो लेकिन बट इट वाज नॉट टेकन, बट स्टिल दैट विल ऑपरेट एज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो एप्लीकेबल है मैटर नॉट इवन डायरेक्टली इन इशू, मतलब ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस व्हिच शुड हैव बीन टेकन वाज नॉट टेकन। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि ठीक है रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा फॉरेन जजमेंट, लेकिन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा कि नहीं होगा फॉरेन जजमेंट में, दिस इज द क्वेश्चन। और आपको यह क्वेश्चन समझाने के लिए हमने ओपन चैलेंज में, इसी कारण से हमने आपसे ओपन चैलेंज में यह क्वेश्चन बिल्कुल सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा is inapplicable to foreign judgment, is applicable to foreign judgment, res judicata not applicable। ये सारी चीजें आपको 4 ऑप्शन पूरे करने थे, तो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बी सी डी दिया हुआ है, इसका आंसर ए करेक्ट होगा। मतलब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा फॉरेन जजमेंट में अप्लाई नहीं करेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो आपको दिखाया था आर विश्वनाथन वाले केस में कहा। यह केस का नाम लिखा हुआ, साइटेशन भी लिखा हुआ, हमने लिखा भी है यहाँ पे, साइटेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, आप केस का नाम लिख दें वही बहुत है। तो चलिए मैं आपसे एक और यहाँ पे अपील करना चाहूंगा कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करेगा फॉरेन जजमेंट में, तो एज ए लॉ स्टूडेंट आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि ठीक है नहीं अप्लाई करेगा, लेकिन आखिर क्यों। जब तक आप यह आखिर क्यों नहीं समझेंगे तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। हमेशा डाउट बना रहेगा, अगर आप एग्जाम देंगे सिलेक्शन होगा नहीं होगा डाउट बना रहेगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छे से आर्गुमेंट कर पाएंगे नहीं, हमेशा संशय की स्थिति बनी होगी। तो आपको एज ए लॉ स्टूडेंट क्यों नहीं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा प्लस, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है, लेकिन साथ में आपको यह भी समझना जरूरी है कि आखिर क्यों। तो उसका जवाब है, देखिए सेक्शन 13 में लिखा हुआ है, मैं यहां सेक्शन 13 आपको निकाल के दिखाऊं। एनी मैटर thereby directly adjudicated upon between the same parties। इसको मैं थोड़ा रेड पेन से और इसको थोड़ा, यह सेक्शन 13 जो फॉरेन जजमेंट का है एज इट इज बेयर एक्ट से कॉपी पेस्ट करके आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है, और ये थोड़ा टाइपो, हाँ तो ये लिखा हुआ है कि फॉरेन जजमेंट सिर्फ वहीं तक लिमिटेड होगा जो डायरेक्टली एडजुडिकेटेड, जो इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली क्या है? द ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस व्हिच ऑट टू हैव बीन टेकन। तो क्वेश्चन इज दिस, नॉट ओनली बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता, आल्सो रीजनिंग। आपने केस लिख दिया, केस लिखना
बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। उस केस में रीजनिंग क्या दी गई वो भी आपको लिखना होगा अगर आप बेहतरीन आंसर चाहते हैं तो, और बेहतरीन मार्क्स चाहते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने इसी कारण से कहा था कि इससे भी बेहतरीन आंसर हो सकता है। कल मैं चाह रहा था इस चीज को एक्सप्लेन करना कल के वीडियो में, तो कल के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता तो ये चीजें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाती, तो कल को नहीं। और मैंने इशारे में कहा था कि इससे बेहतरीन आंसर क्या होगा। तो कैसे बेहतरीन आंसर होगा हम देखते हैं कि 32 बिहार में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको कहता हूं 2-3 बार जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए क्या फर्क, हाउ फार रेज जुडिकाटा कैन बी एप्लीकेबल ऑन फॉरेन जजमेंट, मतलब रेज जुडिकाटा अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो कल के आंसर में अगर हम यही लिखें कि रेज जुडिकाटा तो अप्लाई होगा फॉरेन जजमेंट में, लेकिन कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, तो आप ही तय कीजिए कि अगर यह एक्सप्लेनेशन एक लाइन का आप दे देंगे तो कल का आंसर बेहतर होगा या नहीं होगा। तो देखिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, देखिए सारे बच्चे मेहनती होते हैं, उन्हें एक लाइन ऑफ एक्शन अगर गाइडेंस और वो सारी चीजें मिले, एक पॉजिटिव और कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिले, तो यह सारी चीजें बहुत अच्छे एंड तक पहुंच सकती हैं। मैंने शुरुआत करी है, सहयोग आपका साथ हमारा। हम लोग वीक में 6 डेज ओपन चैलेंज वाले क्वेश्चन पूछते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सुबह 10, 11, 12 बजे के आसपास लमसम, कभी जल्दी भी आ जाता क्वेश्चन, कभी क्लासेस से मुझे टाइम नहीं मिल पाता, कभी मैं डिले भी हो जाता, इक्का दुक्का कभी गैप, मतलब यह रेगुलर होता है। वीक में 6 डेज मॉर्निंग में क्लासेस चलते हैं, क्लासेज में पढ़ाया जाता है, फिर यह ओपन चैलेंज के क्वेश्चन पढ़ाने के बाद बनाया जाता। तो यह क्वेश्चन हमारे ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। आपको ग्रुप में जुटने से होगा क्या कि आपको यह क्वेश्चन मिलेगा, आप अपनी किताबें खोलिए, इस पे विचार कीजिए, आपके 2-4 दोस्त होंगे, दोस्तों में शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए और एक बढ़िया आंसर आप 1 लाइनर 2 लाइनर लिखने का प्रयास कीजिए। और कोई दिक्कत आती है तो हम लोग भी आने वाले समय में कुछ इस पे और भी विचार कर रहे हैं, जैसा भी निकल के आएगा देखा जाएगा। तो ओपन चैलेंज सीरीज, यह क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, यह क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते, फ्रेम करते कि आपकी एक बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सके। तो चलिए अब ये तो हो गया कि ठीक है भैया कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा फॉरेन जजमेंट में। मेंस का यही क्वेश्चन पूछा गया है कि whether doctrine of constructive res judicata applies to foreign judgment or not, discuss। तो अब आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा घुमा के। अब अधिकतर आप देखेंगे कि सेक्शन 13 में लिखा हुआ है सीपीसी में कि when foreign judgment shall be conclusive, तो कुछ ग्राउंड दिए हुए हैं। तो उसे अक्सर मैं देखता हूं कि कैंडिडेट यह समझ बैठते बच्चे लोग कि चूंकि सेक्शन 14 में प्रिजम्पशन दिया हुआ, तो स्टूडेंट यह समझ जाते कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होता है और इस बात का प्रिजम्पशन सेक्शन 14 में है। तो नो, इट्स रॉन्ग। सेक्शन 14 का जो प्रिजम्पशन है कि फॉरेन जजमेंट की अगर आप सर्टिफाइड कॉपी देते हैं तो कोर्ट सिर्फ यही प्रिज्यूम करेगी कि फॉरेन जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कंपीटेंट ज्यूरिसडिक्शन। कंक्लूसिव है फॉरेन जजमेंट, इस बात का प्रिजम्पशन नहीं है। मैं आपको सेक्शन 14 पढ़ के सुना दूं। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन, ये लिखा हुआ है सेक्शन 14,
The court shall presume upon production of any document purported to be a certified copy of foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced. तो जो लॉ ऑफ प्रिजम्पशन है, हम लोग खुद अपने बूते किसी चीज को एज्यूम या प्रिज्यूम नहीं कर सकते। प्रिजम्पशन इज द क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट। अगर स्टैट्यूट में लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ बस उतना ही प्रिजम्पशन है। ये नहीं कि हम सूरज, अब सूरज वाली बातें तो वो फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल पे आ जाएगा। तो हम लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से एजम्पशन और प्रिजम्पशन को नहीं ड्रॉ कर सकते। इट इज वेरी वेरी लिमिटेड। आपको एविडेंस में जब कभी मौका मिलेगा, अब एविडेंस कहना उचित होगा, अब साक्ष्य अधिनियम कहना चाहिए। तो साक्ष्य अधिनियम में अगर कभी मौका मिलेगा लॉ ऑफ प्रिजम्पशन, तो मैं आपको बताऊंगा। तो नॉर्मली अधिकतर बच्चे से 80% स्टूडेंट से यह गलती होती, वो यह समझ बैठते हैं कि फॉरेन जजमेंट के कंक्लूसिव होने का प्रिजम्पशन है। फॉरेन जजमेंट के कंक्लूसिव होने का प्रिजम्पशन नहीं है। आप कोई चीज कंक्लूसिव होगा, आप कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं? किसी चीज को कंक्लूसिव होना मतलब वो चीज एब्सोल्यूट होना, वो परफेक्ट होना, जो कि इंसानी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। आप इसका मीनिंग तो समझिए पहले कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगा मतलब परफेक्ट एब्सोल्यूट होगा। कोर्ट इज प्रिजाइडेड बाय ए ह्यूमन बीइंग, तब तो अगर ऐसा होगा तो यू आर मेकिंग ए ह्यूमन बीइंग परफेक्ट, टोटली अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर। तो अगर उस लॉजिक पे भी देखें तो इस बात का प्रिजम्पशन नहीं है कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगा। प्रिजम्पशन सिर्फ इतना ही है लिमिटेड एक्सटेंट का कि फॉरेन जजमेंट वाज पास बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। और इन्हीं चीजों पे एक दूसरा ओपन चैलेंज का क्वेश्चन पूछ दिया गया। वो क्वेश्चन देखता हूं, ये 231, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, देयर इज प्रिजम्पशन दैट फॉरेन जजमेंट इज कंक्लूसिव। तो ये ऑप्शन ए रॉन्ग है। फॉरेन जजमेंट इज बेस्ड अपॉन मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एडजुडिकेटेड। सब्सटेंशियली नहीं है, ओनली डायरेक्टली है, तो यह भी गलत हो गया। ए और बी गलत हो गया तो सी भी गलत होगा। तो आंसर करेक्ट क्या होगा? डी। फॉरेन जजमेंट का प्रिजम्पशन है कि इट वाज प्रोनाउंस्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। उसी तरह से लिमिटेशन ऑफ फॉरेन जजमेंट टू ऑपरेट एज रे जुडिकाटा। तो यह मेंस का क्वेश्चन और प्रीवियस मेंस का क्वेश्चन एक ही है। आपसे इसमें भी वही पूछा जा रहा है कि कंस्ट्रक्टिव रे जुडिकाटा फॉरेन जजमेंट पे अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। तो मैं आपसे बस एक चीज सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आप मेरा यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए, मैंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया लीगल फील्ड में। अब मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। मैंने जो महसूस किया, लॉ से आसान इस धरती पे कोई सब्जेक्ट नहीं बना है। अगर आपका तौर तरीका सही है तो फिर लॉ पढ़ने समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सोचें कि रातों रात आप विद्वान बन जाएं, तो महात्मा बुद्ध को ही देख लीजिए, उन्हें कितना भटकना पड़ा तब जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति अचानक से नहीं हो जाती। हमें भी जो हमने, मैं तो खैर यह कहता ही नहीं कि मैं ज्ञानी हूं और कानून में अगर कोई आदमी कहता है कि वो ज्ञानी है तो महामूर्ख आदमी है। वो फिर यह मान के चले कि उस कानून का उसको ABCD नहीं आता, अगर कोई खुद को ज्ञानी समझता है कानून में। तो आप हौसला रखें, आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएं। मैं आपके साथ हर तरीके से सहयोग करने को राजी हूं। आप इन वीडियोज को, इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों में शेयर करें, चर्चा करें।
और कहीं कोई डाउट आता है तो वीडियो पे कमेंट कर ले। हमको जो आता है, जितना आता है उतना तो हम बता ही देंगे। अगर कुछ नहीं आता हो तो वो भी बता देंगे कि भैया ये हमको नहीं आता। तो एक मैं आपसे अपील करना चाहूं कि हम और आप मिलकर इस मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यह कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यह बहुत ही आसान काम है। और अगर मान लीजिए कि आप शुरू से करना चाहते हैं तो फिर तो किसी फुल कोर्सेज में, या मतलब अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, अलग अलग स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट पे, कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड भी हैं, तरह तरह की चीजें हैं। अब हम लोग आपको एक आइडियल आंसर, आप गाइड फाइड ले लीजिए, ऐसे अनाप शनाप कंटेंट भरे हुए हैं कि आप वो लिख ही नहीं सकते मेंस। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि भैया स्टूडेंट पे धौंस जमाते रहते हो कि ये गलत लिखा, वो गलत लिखा, खुद लिख के दिखाओ। तो उस दिशा में हम लोगों ने भी 2-3 वीडियो में थोड़ा बहुत आंसर लिख के आपको दिखाया है। तो आप हमारे इस मिशन से जुड़िए, इसको सफल बनाइए। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।